हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक विवाह ऐसा भी भाग 7। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन रूही उसे कुछ नहीं बताती है और बोलती है कि मैं घर कैसे जाऊं, मेरी स्कूटी खराब हो गई है, इसीलिए परेशान थी। आर्यन, बस इतनी सी बात, राहुल छोड़ देगा तुझे। रूही फिर मुस्कुराती है और वहां से राहुल के साथ चली जाती है। रूही को पूरे रास्ते उदास देखकर राहुल पूछता है कि क्या हुआ रूही, तू टेंशन में क्यों है? रूही, नहीं तो। राहुल, चल अब सच बता मुझे, मेरे साथ कोई झूठ नहीं चलेगा और मैं जानता हूँ कि स्कूटी वाली बात भी तूने झूठ ही बताई आर्यन को। चल सच बता, तुझे मेरी कसम है। रूही दुविधा में पड़ जाती है और राहुल से सारी बातें बता देती है। जब राहुल को पता चलता है कि रेवती भी आर्यन को पसंद करती है तो राहुल को एहसास होता है कि रेवती भी बहुत दर्द में और बहुत परेशान रहती होगी। आर्यन का तो सबको पता है, लेकिन रेवती किसी को बता भी नहीं सकती है। फिर रूही बताती है कि आर्यन को रेवती थप्पड़ भी इसीलिए मारी थी ताकि आर्यन ये सोच ले कि रेवती अधिराज से ही प्यार करती है। इससे आर्यन को रेवती को भूलने में आसानी होगी। राहुल सारी बातें सुनता है और अपने आप को कोसता है कि उसने क्यों रेवती को इतना बुरा भला कहा। फिर सारी बातें खत्म होने के बाद रूही बोलती है कि क्या हमें ये सारी बातें आर्यन को बतानी चाहिए? राहुल, नहीं नहीं, ऐसे तो आर्यन रेवती के गम में ही बैठा रहेगा, हमें ये बातें आर्यन को नहीं बतानी चाहिए। रूही, हाँ ये भी है। फिर राहुल रूही को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। रेवती और रीवा घर पर होती हैं, तभी डोरबेल बजता है और रीवा गेट खोलती है। दरवाजे पे खड़े अधिराज बोलते हैं कि आप दोनों रेडी हो जाओ, बाहर आओ, हम ड्राइव पर चलेंगे। ये कहकर अधिराज नीचे पार्किंग में से अपनी गाड़ी निकालती हैं। कुछ समय बाद तैयार होकर रेवती और रीवा नीचे जाती हैं और गाड़ी में बैठ जाती हैं। पीछे रीवा और आगे अधिराज के साथ रेवती बैठती हैं। वहां से निकलने के बाद अधिराज मॉल जाते हैं और वहां पर गाड़ी रोकते हैं और बोलते हैं कि चलिए आज सब शॉपिंग करते हैं। रीवा खुश हो जाती है और गाड़ी से एक्साइटेड होकर बाहर आती है, लेकिन रेवती कार में ही बैठी रहती है। तभी अधिराज नीचे उतरते हैं और रेवती की तरफ का दरवाजा खोलकर रेवती को बाहर आने के लिए बोलते हैं। रेवती भी बाहर आती है और तीनों मॉल के अंदर जाते हैं। दोनों लड़कियां शॉपिंग में व्यस्त हो जाती हैं और अधिराज को एक फोन आ जाता है और वो फोन में व्यस्त हो जाते हैं। तभी रीवा के पास मोहित आता है और रीवा को गले से लगा लेता है। रीवा उसे वहां देखकर डर जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन मोहित वहां से नहीं जाता है। कुछ समय बाद रीवा की नजर सामने से आते हुए अधिराज पे जाती है और वो मोहित को छुप जाने को कहती है। फिर मोहित की भी नजर अधिराज पे जाती है और वो वहां से भागने लगता है। इसी बीच वो रेवती से टकराकर रेवती के ऊपर जमीन पे गिर जाता है। ये अधिराज देख लेते हैं और वहां से मोहित का कॉलर पकड़कर उसे उठाते हैं और मारने लगते हैं। रेवती रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अधिराज उसे बहुत पीटते हैं और कहते हैं कि यहाँ मॉल में आकर तुम लोग लड़कियां छेड़ते हो। अधिराज बहुत गुस्से में थे और उनका ये रूप देखकर रेवती बहुत डर गई थी, क्योंकि अधिराज को रेवती इन 3 सालों में इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखी थी। तभी रीवा आती है और अधिराज का हाथ पकड़कर रोने लगती है और बोलती है कि भाई साहब इसे छोड़ दीजिए प्लीज, ये रेवती को परेशान नहीं करने आया था। ये सुनकर अधिराज मोहित को छोड़ देते हैं और फिर रीवा को पास खड़े करके पूछते हैं कि फिर ये तुमसे मिलने आया था? रीवा डरते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है। अधिराज कुछ नहीं बोलते हैं और मोहित की तरफ देखते हैं, जिसके होठ और सर से खून निकल रहा था। उसके बाद बोलते हैं कि मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम दोनों इसे लेकर आओ, इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, पहले फिर बात करेंगे। मोहित को हॉस्पिटल ले जाकर अधिराज उसका इलाज करवाकर अपने साथ ही घर लाते हैं और बिठाते हैं। सारे वही हॉल में एक साथ बैठते हैं और अधिराज रीवा से पूछते हैं कि चलो अब बताओ सारी बातें। रीवा डरते डरते सारी बातें बताती है। अधिराज सब सुनते हैं और बोलते हैं कि रीवा, क्या आप ये सारी चीजों का परिणाम जानती हो? रीवा अपना सर हाँ में हिलाती है। अधिराज, फिर भी ये सब किया आपने? आपको पता है कि बड़े चाचा सा पर क्या बीतेगी? रीवा, भाई साहब हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम मोहित को पसंद करते हैं और शादी भी इनसे ही करना चाहते हैं।
अधिराज, रेवती आपने भी हमसे ये बातें छिपाई? रेवती, जी नहीं, वो हमें डर लग रहा था। अधिराज सोचने लगते हैं और मोहित से पूछते हैं कि पापा क्या करते हैं, और कुछ अन्य सवाल भी पूछते हैं। मोहित, जी वो। अधिराज, जल्दी बोलिए, आपके पास समय नहीं है। मोहित, जी। अधिराज, मतलब हमारे पास समय नहीं है, हमें कुछ काम से बाहर जाना है। मोहित, हमारे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं और माँ शिक्षिका हाई स्कूल में, और एक छोटी बहन है और एक मैं हूँ अपने परिवार में। अधिराज सारी बातें सुनते हैं और फिर वहाँ से चुपचाप उठकर चले जाते हैं। अधिराज को जाता देख रीवा सोच में पड़ जाती है और कुछ समय बाद मोहित भी अपने घर चला जाता है। जब शाम को अधिराज वापस घर आते हैं तो रीवा गेट पर खड़े होकर अधिराज का ही इंतजार कर रही होती है। अधिराज अंदर आते हैं तो रीवा पूछती है कि कहाँ गए थे भाई साहब, आपने कुछ बोला भी नहीं। अधिराज, इसमें बोलना क्या है, बहुत आसान है समझना कि आपकी शादी मोहित से नहीं होगी। रीवा, भाई लेकिन। अधिराज, बस अब कुछ मत बोलिए और हमारे साथ बदतमीजी करने का सोचेगा भी नहीं। रीवा चुप हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर अधिराज मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बस बस रोना बंद कीजिए, हम अपनी तीनों बहनों को रोता हुआ कभी नहीं देख सकते। ये सुनकर रीवा अधिराज की तरफ एक आस भरी नजरों से देखती है तो अधिराज मुस्कुराते हुए खड़े रहते हैं और पीछे से मोहित और उसके परिवार को बुलाते हैं और कहते हैं कि लो रीवा, आपकी खुशी हम ले आए। ये सुनते ही रीवा अधिराज के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। अधिराज, आई नो। अब ये सब हमारे साथ राजस्थान जाएंगे और आप दोनों भी चलिए, जाइए पैकिंग कीजिए, शाम की ट्रेन है। शाम बीत जाती है और सब जाने के लिए निकल जाते हैं। रीवा बहुत परेशान रहती है कि घर वाले क्या करेंगे और क्या सोच रहे होंगे। जब वहां पहुंचते हैं ये लोग तो देखते हैं कि सब स्वागत के लिए खड़े हैं, क्योंकि सबको अधिराज ने पहले ही मना लिया था। रीवा और मोहित जैसे ही वहां जाते हैं, मोहित के साथ उसकी 2 सालियां मस्ती मजाक भी करना शुरू कर देती हैं। रीवा अपनी बहनों से पूछती हैं कि पूरा परिवार मान कैसे गया, तो रीवा की बहनें बताती हैं कि पूरा परिवार बहुत गुस्से में था, लेकिन भाई साहब यानी कि अधिराज ने सबको मना लिया। सब शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। सुबह रेवती सीढ़ी से नीचे आते वक्त किसी से टकरा जाती है और जब वो अपनी नजरें ऊपर करके चेहरा देखती है तो वो अचंभित हो जाती है, क्योंकि जिससे वो टकराई वो तो आर्यन था। तभी पीछे से राहुल आता है और बोलता है कि हमें अधिराज सर ने बुलाया है, और उन दोनों के साथ में रूही भी थी। रेवती फिर चुपचाप वहां से चली जाती है। कुछ ही समय बाद अधिराज बाहर से आते हैं और साथ में शिवन्या को भी लेकर आते हैं। सब शिवन्या को देखकर खुश भी होते हैं और अधिराज के बारे में भी सोचने लगते हैं। फिर पूरा परिवार शिवन्या से मिलकर उसकी खैरियत पूछते हैं। सबसे मिलकर शिवन्या अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और अधिराज रेवती की तरफ बहुत समय तक देखते रहते हैं, जैसे कि वो रेवती से कुछ कहना चाहते हैं। देखते देखते शाम हो जाती है और शादी का समय हो जाता है। बारात लेकर मोहित हवेली पे पहुंच जाता है। पूरा परिवार मिलकर मोहित का स्वागत करते हैं और अंदर ले आते हैं। मोहित और रीवा की शादी में सब खुश रहते हैं और बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। मोहित और रीवा शादी के मंडप में बैठ जाते हैं। उसी समय अधिराज को फोन आता है और अधिराज को बाहर जाना पड़ता है। वहां शादी करवाने के लिए वही पंडित जी आए थे जो अधिराज की कुंडली को देखे थे और श्राप के बारे में बताए थे। अधिराज किसी गेस्ट को ले जाने बाहर गए थे, तभी पंडित जी गठबंधन की रस्म के लिए बुलाते हैं। तभी अधिराज के बड़े चाचा कहते हैं कि ये रस्म अधिराज और उनकी पत्नी करेंगी। तभी शिवन्या मंडप की तरफ बढ़ने लगती है तो कल्याणी थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है कि बेटा रेवती, आप जाइए और वहाँ खड़े हो जाइए, अधिराज आते ही होंगे। आप दोनों को साथ में ये रस्म करना है, क्योंकि आप ही अधिराज की रक्षक पत्नी हो। ये सुनकर शिवन्या वहीं खड़ी रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रेवती शिवन्या की तरफ देखती है और सोचती है कि हमने उनका जगह ले लिया है, क्योंकि वो तो पहले से ही अधिराज को चाहती थी और अधिराज की जिंदगी में थी। तो मित्रों, देखिए कि कहानी में क्या ट्विस्ट आता है और अधिराज शिवन्या के साथ रहते हैं या रेवती के साथ, और देखिए कि रेवती का अनोखा विवाह कैसे और किसके साथ होता है। साथ ही बाकी की कहानी मिलेगी आपको अगले भाग में। तो तब तक हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।